गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड जो है हम लोग पढ़ लिए क्या क्या, H2O पढ़ लिए, हाइड्राइड पढ़ लिए, D2O पढ़ लिए। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। ये जो है नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल स्टेट में है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे 5-7 मेथड, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन। जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है हम लोग जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, ये 30% से 40% ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। उसको फिर कंसंट्रेट कर लिया जाता है। तो कंसंट्रेशन बाद में पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर इसका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं, पहले प्रिपरेशन देख लीजिए। तो प्रिपरेशन में देखिए, इट इज एन अनदर हाइड्राइड। ये भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये भी अनदर हाइड्रोजन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। सो इट इज नॉट फाउंड इन नेचर, इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। इसका जो आजकल यूज हो रहा है, पहले तो रॉकेट था नहीं, अभी जो यूज हो रहा है इसका रॉकेट फ्यूल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग मर्क मेथड से पढ़ते हैं। मर्क मेथड है, मर्क साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सोडियम पेरोक्साइड लिया और 20% आइस कोल्ड H2SO4 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया H2O2 प्लस Na2SO4। Na2SO4 कूलिंग के बाद जो है Na2SO4 10H2O क्राइस्टल के रूप में बन जाता है। तो इससे 30% ही H2O2 ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब देखिए, बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ CO2, जब स्ट्रीम ऑफ CO2 बेरियम ऑक्साइड पे पास कराया जाता है वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या देता है, कोल्ड पेस्ट BaO2 पर पास कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेरियम कार्बोनेट देता है। तो यहाँ भी H2O2 ऑब्टेन कर लिए। इसका लिखिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऑन BaO2 बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड जो है फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। इम्प्यूरिटी उसमें लेड रहता है, इम्प्यूरिटी मेटल आयन यहाँ है ना, ये लेड रहता है, लेड। इसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर लेते हैं। प्रेजेंट BaO2 जो रहता है उसको रिमूव कर लेते हैं, नहीं तो वो क्या करेगा, फिर कैटलिस्ट का काम करेगा, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट के रूप में काम करने लगता है। इसलिए लेड को क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेटल आयन है उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ मेथड है ए पेस्ट ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब हुआ उसमें वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट है, तो 8 मोलिक्यूल वाटर प्रेजेंट होता है बेरियम ऑक्साइड में। इज प्रिपेयर्ड इन आइस कोल्ड वाटर एंड देन एडेड टू स्लोली टू एन आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ 20% H2SO4। इसको 20% H2SO4 आइस कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, तो BaSO4 का प्रिसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट PPT। H2O2 का प्रिपरेशन होता है जो चाहिए हमको, और 8H2O निकल जाता है। फिफ्थ मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इक्वल मोलर, मतलब सेम मोल रहेगा किसका H2SO4 और अमोनियम सल्फेट का सेम मोल। जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये अमोनियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम बाइसल्फेट में जब करंट पास कराते हैं, ये I है, इसको करंट भी लिख दीजिए, करंट पास कराते हैं
करंट पास कराते हैं तो ये आयन में डिसोसिएट होगा। फिर कैथोड पे जानते हैं, कैथोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये कैथोड पर होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये कहाँ होता है? एट एनोड। अब जो इससे मिला हमको अमोनियम पर सल्फेट, इसका डिस्टिलेशन कर देते हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पर लिखे हैं अमोनियम पर सल्फेट डिस्टिल्ड विथ वाटर गिव्स H2O2। तो इसका जब डिस्टिलेशन कर देते हैं, दोनों के साथ डिस्टिलेशन करते हैं तो मिलता है हमको H2O2। इस तरह से हम लोग 5 मेथड पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल का, ठीक है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन से पढ़ेंगे हम लोग इसका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग और मेथड पढ़ लेते हैं। बोले थे 5-7 मेथड, 5 मेथड हो गया, और 1-2 मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब देखिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन देता है। 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन दिया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर हो जाता है, H2O2 इससे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और इसका जब रिडक्शन हम लोग कर देते हैं तो ये एंथ्राक्विनोल मिलता है। ये जो है अभी इट इज़ ए न्यू मेथड, इट इज a new method generally used in USA। ये USA में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड से भी ऑटो ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑटो ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं हम लोग, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन। इस तरह से हम लोग 6 मेथड पढ़ लिए प्रिपरेशन का। अब लोग ये जो मिलता है इस मेथड से मिलता जो है वो कम परसेंटेज H2O2 का रहता है। तो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसंट्रेट करना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ना होगा। नहीं, कैसे कंसंट्रेट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ऑब्टेन किए, लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, डाइल्यूट फॉर्म में रहता है। तो डाइल्यूट फॉर्म में से कंसंट्रेट करने के लिए अगर सोचिएगा कि इसको हीट कर दें, हीट करने पे ये ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है, वाटर और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसको बॉइलिंग करके हम लोग या हीट करके इसको हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। H2O2 prepared by any above method is in the form of dilute solution. It cannot concentrate by simple heating because on boiling H2O2 decompose gives O2। H2O2 को जब बॉयल करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के O2 देता है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कंसंट्रेटेड केयरफुल्ली बाय फॉलोइंग मेथड। 4 स्टेप होता है, 4 स्टेप में आपको जान लेना है कि ये किस तरह से किया जाता है। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है स्लो इवोपरेशन करते हैं। स्लो इवोपरेशन करने से 50% वाटर बाथ पे स्लो इवोपरेशन जब इसका करते हैं तो 50%
सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्लो इवोपरेशन ऑन वाटर बाथ एंड 50% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज ऑब्टेन्ड। जब इसका स्लो इवोपरेशन करेंगे तो ये 50% H2O2 ऑब्टेन होगा। ठीक है, फिर 50% जब ऑब्टेन हो गया तो इसको वैक्यूम डिसिकेटर के ऊपर में सल्फ्यूरिक एसिड रख देते हैं। तो वैक्यूम डिसिकेटर में जब इसको पास कराते हैं 50% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्लेस्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर, जब वैक्यूम डेसिकेटर में रखते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है इसका वाटर मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही है 50% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्लेस्ड इन वैक्यूम डेसिकेटर ओवर कॉन्क H2SO4 वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय कॉन्क H2SO4 एंड 90% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज ऑब्टेन्ड। इससे 90% सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, फिर उसको 90% H2O2 को हम लोग डिस्टिल कर देते हैं लो प्रेशर पर 10 to 15 mmHg पर। तो ये बहुत ही लो प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर से। इन दिस प्रोसेस वाटर डिस्टिल्ड एंड 99% प्योर H2O2 ऑब्टेन्ड। तो थर्ड मेथड से 99% ऑब्टेन्ड हो गया। अब 99% जब ऑब्टेन्ड हो गया तब इसको हम लोग कूल करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हैं सॉलिड CO2 और ईथर। तो इस सॉलिड CO2 और ईथर के प्रेजेंस में इसको कूल कर देते हैं तो ये क्राइस्टल के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो उसको रिमूव करके ड्राई कर देते हैं, फिर मेल्ट कर देते हैं। तो ये मेल्ट करके इसको दिस गिव्स कंप्लीटली प्योर H2O2। तो फिर जो मेल्ट कर देते हैं तो वो जो मिलता है हमको वो प्योर H2O2 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन में कुछ नहीं है। फर्स्ट बार में डाइल्यूट मिला, ठीक है, डाइल्यूट मिला, उसको स्लो इवेपोरेशन करेंगे, स्लो इवेपोरेशन से 50% मिल गया। वैक्यूम डेसिकेटर में रख देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के कॉन्टैक्ट में तो वो 90% हो गया। फिर इसका डिस्टिलेशन कर देते हैं तो 99% ऑब्टेन हो गया। फिर इसको फ्यूजन मिक्सर के साथ फ्रीजिंग मिक्सर के साथ रख देते हैं, कूल कर देते हैं तो वो क्राइस्टल के रूप में निकलेगा। और क्राइस्टल को हम लोग ड्राई कर लेंगे, फिर उसको मेल्ट कर देते हैं तो वो प्योर H2O2 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग H2O2 का क्या कर लिए, कंसंट्रेशन कर लिए। तो H2O2 का कंसंट्रेशन करने के बाद इसका हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज, किस तरह से स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोरेज ऑफ H2O2, फिर इसका पढ़ेंगे स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, तब फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं स्टोरेज ऑफ H2O2 स्टोर कैसे करते हैं। स्टोरेज इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ में इसको सभी पॉट में इसको नहीं स्टोर किया जा सकता है। इसको स्टोर किया जाता है जहाँ की कुछ भी ट्रेस अमाउंट में भी मेटल ना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना हो, या फिर वहाँ पर लाइट का डिफ्यूज सनलाइट या लाइट का कोई जाने का चांस ना हो। अगर वो जाता है तो वो H2O2 डिसोसिएट होकर के वो H2O + O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको स्टोरेज जो किया जाता है वैक्स कोटेड प्लास्टिक बोतल या कहते हैं हम लोग रफ ग्लास सरफेस पे बोतल में किया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पर कोई सनलाइट का इफेक्ट ना पड़े, कोई मेटल ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है H2O2 जनरली स्टोरेज इन वैक्स कोटेड कलर्ड बोतल। कलर बोतल होना चाहिए ताकि वहाँ लाइट ना जाए। कलर्ड बोतल एज रफ ग्लास सरफेस इफ ऑल्सो इट डिकम्पोज, अगर उसके बाद भी इट डिकम्पोज कर रहा है तब उसमें निगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका, ग्लिसरीन का कर लेंगे, या फिर सम अमाउंट ऑफ फॉस्फेरिक एसिड कर लेंगे, या सम अमाउंट ऑफ एसिटाइलाइड कर लेंगे।
ये सब जो है निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे उसमें डालेंगे वो जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिकम्पोजिशन बंद हो जाएगा, तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो H2O2 के रूप में रहेगा। इसलिए इसका स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। H2O2 ऑब्टेन करने के बाद इसका स्टोरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या बताएं, ये अगर नॉर्मली किसी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो वो टूट कर डिसोसिएट होकर के डिकम्पोज होकर के H2O+O2 देता है, ठीक है। या फिर डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिसोसिएट हो जाता है। तो इसको रखा इस तरह से जाता है कि वो वैक्स कोटेड रफ ग्लास सरफेस हो, जहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग बेस का कांटेक्ट में आए ना सनलाइट के कांटेक्ट में आए, ठीक है। वो डार्क कर दिया जाता है। अगर उसके बाद भी डिकम्पोज होता है, थोड़ा निगेटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं, H3PO4 है निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में, आपका ग्लिसरीन है, एसीटोनालाइड है, ये सब निगेटिव कैटलिस्ट है जो कि उसको डिकम्पोज नहीं होने देता है। इस तरह से इसका स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है, प्योर H2O2 इज कलरलेस लिक्विड, इट्स हैज ऑर्डर लाइक HNO3, HNO3 की तरह ऑर्डर है, गंध है। इट इज एंड बीटर टेस्ट भी लिख सकते हैं, इसका टेस्ट जो होता है बीटर टेस्ट एंड बीटर टेस्ट होता है इसका। इट हैज ऑर्डर लाइक HNO3 एंड बीटर टेस्ट। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। इट्स डेंसिटी इज 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायपोल मोमेंट H2O2 इज 2.1 ग्रेटर देन H2O 1.84 से। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 272 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 423 केल्विन होता है, 423 केल्विन, 423 केल्विन। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ये एक्सप्लोडेड होता है, विस्फोट कर जाता है, हाई टेम्परेचर पर टूट जाता है। तो ये इसका डिटर्मिनेशन जो करता है बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से किया जाता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पर का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग एसिडिक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्योर H2O2 अनस्टेबल और डिकम्पोज हो जाता है H2O+O2 में। लॉन्ग टाइम रखने पर या फिर हीट करने पर ये क्या होता है, H2O2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। प्योर H2O2 एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, प्योर H2O2 एसिडिक नेचर का होता है। ये H2O टूटता है H+ हाइड्रोजन हाइड्रोपेरोक्साइड आयन में। तो H+ निकला मतलब कोई भी सब्सटेंस H+ रिलीज करता है, तो एसिडिक नेचर होता है। फिर HO2- भी रिलीज कर देता है, H++ O2 पेरोक्साइड आयन। तो दोनों केस में क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है। H+ निकलने का मतलब हो गया कि वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एसिडिक नेचर है तो बेस से रिएक्शन करके देगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये देखिए Na2CO3 भी बेसिक नेचर है, H2O2 के साथ रिएक्शन करके Na2O2 + H2O + CO2 दिया। ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी Na2O2 + H2O दे दिया। तो दोनों रिएक्शन किया। NaOH भी बेसिक नेचर है, Na2CO3 भी बेसिक नेचर है। बेस से अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा ही, ये है। उसके बाद देखिए H2O2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस जिसका रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन
और ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है, H2O2 क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, वो H2O+O में डिसोसिएट हुआ। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है FeSO4 को Fe2SO4O3 यहाँ +2 स्टेट में, यहाँ +3 स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर देता है। उसी तरह यहाँ K4FeCN6 में यहाँ +2 है और यहाँ पर इसको कितना कर दिया, +3 स्टेट में कर दिया। यहाँ +2 था, यहाँ +3 स्टेट में कर दिया। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे करता है, तो H2O2 टूटता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन एसिडिक फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। नेसेंट ऑक्सीजन फाइनल इक्वेशन में नहीं बचना चाहिए, वो कट जाना चाहिए। तो H2O2 फिर नेसेंट ऑक्सीजन निकला, ये K4 2 से बैलेंस होगा, 2 दे दीजिए यहाँ, 2 के ये जो है 2 से बैलेंस होगा, 2K4FeCN6 पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ये कन्वर्ट कर देता है पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड में। तो ऑक्सीडाइज कर दिया आयरन को +2 से +3 स्टेट में, +K2SO4 +H2O निकल जाता है। हर इक्वेशन में आपको ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जहाँ शो करेगा H2O+O, यही O जो है उसको क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन। तो H2O2 प्लस डिसोसिएट होगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ -1 है, यहाँ क्या आ गया, 0 स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और किसी का चेंज नहीं होता है। प्लस H2SO4 लिखिए, इधर बन गया K2SO4 + 2H2O + I2, बैलेंस होगा 2K SO4 4 हाइड्रोजन। तो ये कैसे हुआ बैलेंस, K12 2H2O, तो 4 हाइड्रोजन ना चाहिए, कितना से बैलेंस हुआ, ओ प्लस H2O2 लिखना छूट गया है, प्लस H2O2, हाँ, तो 2H2O2 ये बैलेंस हो गया, ये छूट गया था। ठीक है, इस तरह से बैलेंस, इससे जो मिलेगा बैलेंस्ड इक्वेशन ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए H2O2 ऑक्सीडाइज PbS to PbSO4, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करता है। कैसे, तो देखिए हर बार क्या लिखना है, H2O2 नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब यही होता है, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, ये नेसेंट ऑक्सीजन PbS से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में। तो PbSO4 में कन्वर्ट हुआ, यानी 4 से 4 ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो 4 ऑक्सीजन दिए, तो 4 ऑक्सीजन अब कटाना भी है, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या क्या बचा, ये कट गया, अब बचा PbS + 4 H2O2 4 H2O2 से क्या बन गया, 4 H2O + PbSO4। ठीक है, यह लेड सल्फाइड से क्या कर दिया, लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, ये पहले ब्लैक था, ये क्या हो गया, ये वाइट कलर का होता है, वाइट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। देखिए
H2O2 आइस कोल्ड एसिडिक K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइज करके CrO5 में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करेगा देखिए, H2O2 जो है पहले डिसोसिएट होगा किसमें, H2O प्लस O में। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना देगा, K2SO4 प्लस CrO5 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको K2SO4 CrO5, तो K2Cr को पहले बैलेंस कीजिए, तो ये हो गया 2CrO5। ऑक्सीजन कितना हो गया 2K 2Cr SO4 Cr2 और O7 इधर हो गया 10 O7। तो अगर 4 देते हैं तो हो जाएगा 4 11 और मेरा ये 8 हो गया ना। 3H2O देते हैं तो CrO5 बना, इसको बैलेंस भी करना है ना, तो ये बैलेंस हो जाएगा K2 Cr2 O7 H2O2। 4 नेसेंट ऑक्सीजन दीजिए, 4 11 10 1 11। ठीक है, तो इसको तब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि नेसेंट ऑक्सीजन को कटाना है आपको। तो क्या हो गया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 4H2O2 से बन गया K2SO4 प्लस 2CrO5 प्लस 4 प्लस 1 5H2O। अब लगता है बैलेंस ही है, 2K 2Cr 7 8 15 10 5 15 5H2 ठीक हो गया बैलेंस। इस तरह से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह H2O2 ऑक्सीडाइज H2S टू S, H2S को S में करता है। कैसे, तो H2O2 से क्या बनेगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना, ये नेसेंट ऑक्सीजन H2S से रिएक्शन करेगा तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस सल्फर में, ब्लैक प्रिसिपिटेट आ जाएगा। तो ये कट गया तो क्या बचा H2S प्लस H2O2 से बन गया 2H2O प्लस S का PPT, ब्लैक PPT। नहीं, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं और रिएक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्शन में सबसे पहले देखिए, रिएक्शन है H2O2 जो है सल्फाइड को सल्फेट में और नाइट्राइड को नाइट्रेट में, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो H2O2 जिस तरह से होता है रिएक्शन H2O प्लस O Na2SO3 थे Na2SO4 में बदल गया, पोटासियम नाइट्राइड से पोटासियम नाइट्रेट में बदल गया। ठीक है, उसी तरह इट ऑक्सीडाइज क्रोमियम सॉल्ट टू क्रोमेट सॉल्ट। ये क्रोमियम सॉल्ट क्रोमियम सल्फेट है, वो सोडियम क्रोमेट हो गया। ये है क्रोमियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम क्रोमेट।
तो ये कन्वर्ट कर दिया बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में। फॉर्मल्डिहाइड से ये कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में। इट कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं GHI के नंबर में था, के नंबर में होगा इट ऑक्सीडाइज क्या चीज़, इट ऑक्सीडाइज बेंजीन टू फिनॉल। ये क्या करता है, बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करता है। तो बेंजीन ये है आपका, बेंजीन ये है, इसे कर दीजिए बेंजीन टू फिनॉल। तो पहले क्या करेगा, H2O2 डिसोसिएट, सब में वही होना है हर बार, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकला। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बेंजीन को क्या कर देगा, बेंजीन को, सब पे H है नहीं कुछ है तो ये कन्वर्ट कर देगा नेसेंट ऑक्सीजन फिनॉल में। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिनॉल में। तो ये OH बन गया। अब देखिए इसका नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा, क्या बचा, बेंजीन प्लस H2O2 कन्वर्ट क्या कर दिया, फिनॉल प्लस H2O में। सब में वही होता है। ठीक है, ये जो है इट कन्वर्ट्स, L में क्या होगा, इट कन्वर्ट मरकरी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये H2O2 में टूटेगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये Hg को किंची में कन्वर्ट कर देगा, HgO में कन्वर्ट कर दिया। ये कट गया, Hg प्लस H2O2 से क्या बन गया है, HgO प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हो गया आज। अब हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब इसका पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट शो, मतलब H2O2 शोज, इट में कंफ्यूजन होता है बार बार, H2O2 शोज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब इसको ये रिड्यूस करके H2O और O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो KMnO4, एसिडिक KMnO4 रिड्यूसेस H2O to H2O। नहीं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 ये क्या बना देगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, K2SO4, तो 2K2SO4, K2SO4 MnSO4 प्लस H2O, 3H2O भी निकल जाएगा। MnSO4 दो एक हो गया, K2SO4 है, तो K2SO4 MnSO4, तो 2MnSO4, 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकला। ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 को कौन सी में कन्वर्ट कर देगा, एक ही ऑक्सीजन ये कर देगा H2O प्लस O2 में कर दिया। लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन को क्या है, कटाना है।
इसका पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन को कटा दीजिए, ये कट गया, कुंचिम कन्वर्ट हो गया 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 से क्या बन गया, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 3 प्लस 5 8H2O प्लस 5O2 5O2 ऑक्सीजन गैस बाहर हो गया। नहीं, इस तरह से इसका हो गया। इसी तरह एसिडिक K2Cr2O सॉल्यूशन H2O2 reduces to H2O2 रिड्यूस कर देगा उसको। नहीं, अब देखिए सिंपली ये देगा आपको बी नंबर में, जैसे एसिडिक K2Cr2O7 तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 लिख देगा प्लस H2O2 दे दिया। अब कहेगा H2O2 और इधर दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस तरह से भरने के लिए दे देगा। तो क्या कीजिएगा, तो K2Cr2O7 पहले ये इक्वेशन जानना पड़ेगा प्लस H2SO4, ये टूटता है, ये देता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 Cr2SO4 होल 3 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो K2Cr2, अब देखिए एक सल्फेट 4H2SO4 4H2O, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है H2O2 को क्या कन्वर्ट कर देगा, H2O में कन्वर्ट कर देगा, H2O प्लस O2 में। अब इससे फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नेसेंट ऑक्सीजन को कटा देना है। नेसेंट ऑक्सीजन कट गया। अब क्या लिखिएगा, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हो गया आपका K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 4H2SO4 प्लस 3H2O2 से क्या बन गया, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 3 और 4 7H2O प्लस 3O2। इस तरह से हम लोग इसका रिएक्शन लिख लिए, 3O2। ठीक है, इसी तरह ये जो है ओजोन भी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इस हो गया। देखिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब O3 को, ये O3 के साथ रिएक्शन करता है, तो O3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे, तो O3 डिसोसिएट होगा O में, और इसको रिड्यूस करके O2 प्लस O में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्लोरीन और ब्रोमीन को रिड्यूस कर देता है Cl और HBr में। इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटी क्लोर, ये याद रखना है, एंटी क्लोर। Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस O निकला, ये O इसको फिर H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। सब में यही होता है, CaO Cl2 तो CaCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में निकलता है, लेकिन डायरेक्टली लिख दिए H2O फिर टूट जाता है H2O प्लस O में, तो ऐड करके लिखना था। डायरेक्टो लिख सकते थे या इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना, अगर ये सोचिएगा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें तो जगह है, लिख देते हैं। तो जैसे CaOCl2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CaOCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये टूट जाता है CaCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 को कन्वर्ट कर दिया
H2O प्लस O2 में, O2 में अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट गया, तो बचा क्या, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है प्लस H2O2, तो ये क्या बन गया, CaCl2 प्लस H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया ये रिएक्शन। फिर ये जैसे हम लोग उसमें लिए थे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ रिड्यूस कर देता है, तो K3FeCN6 KOH के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन दिया, वो नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 को क्या कर दिया, O2 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखिए -1 स्टेट में, यहाँ हो गया 0 स्टेट में, ठीक है, और -2 स्टेट में, तो इस तरह से इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के बाद यूज होगा, ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ब्लीचिंग एक्शन में देखिए, ब्लीचिंग एक्शन में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये टूटता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड को प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या बना देता है, कलरलेस बना दिया, तो यही ब्लीचिंग एक्शन हो गया। कलरलेस, कलर्ड सब्सटेंस लिखते हैं, कंपाउंड और लिख सकते हैं सब नहीं, कंपाउंड के रूप में कलर्ड सब्सटेंस से कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एडिशन रिएक्शन भी करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 react with alkene, gives ethylene glycol, इथिलीन ग्लाइकॉल देता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या दिया, CH2OH और CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये है इथिलीन ग्लाइकॉल है। इस तरह से हम लोग इसका पढ़ लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ने, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ लिए कि ये जो है डिकम्पोज होकर के H2O प्लस O2 देता है, ये एसिडिक नेचर रखता है, तो एसिडिक नेचर रखता है तो इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे, Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराए थे। फिर ये लिखे थे कि ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़ लिए। ब्लीचिंग एक्शन होता है तो ब्लीच कर दिया, कोई कलर सब्सटेंस को ब्लीच करके कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। एडिशन, ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन हुआ, तो H2O2 एल्कीन के साथ रिएक्शन करके क्या दिया, इथिलीन ग्लाइकॉल दिया। इस तरह से हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी कर लिए। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यूज पढ़ने के बाद हम लोग इसका थोड़ा पढ़ेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, यूज करने के बाद इसका स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ना है, तो इसका सबसे पहले यूज लिख लेते हैं। अब ये तो हो ही गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए।
अब देखिए यूज इसका क्या क्या है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग लाइक हेयर, सिल्क, वूल, टेक्सटाइल इटीसी, मतलब ब्लीचिंग एक्शन में इसका यूज करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम सॉल्ट विथ विच इल्ड पेरोक्साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है। इट इज़ यूज एज एंटीकॉर, हम लोग लिखे थे रिएक्शन नहीं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या देता था, एंटीकॉर बनाता था नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन रिड्यूस HCl HBr में रिड्यूस होता था, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते थे हम लोग एंटीकॉर। दिस प्रॉपर्टी क्या कहलाता था, एंटीकॉर। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। 93% H2O2 solution used as rocket fuel and also used in submarines। सबमरीन में भी इसका ऑक्सीजन यूज के लिए यूज किया जाता है ऑक्सीडेंट के रूप में। ठीक है, तो ये सब इसका हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब हम लोग इसका पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिए। देखिए स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या मान लिया जाता है, 30 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन गिव्स, यहाँ जितना 10 वॉल्यूम रहेगा 10 लीटर होगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या है, 30 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन गिव्स 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 8 STP। यहाँ 30 वॉल्यूम है तो 30 लीटर, 10 वॉल्यूम है 10 लीटर, 5 वॉल्यूम है 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, STP पर। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखिएगा तो क्या है, 2 × 34 तो 22.4 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 30 लीटर ऑफ O2। ये तो थ्योरी का रहा है, जितना रहेगा इंडिकेट किया हुआ बोतल पर। ठीक है, 30 लीटर, 30 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 50 वॉल्यूम, कुछ भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे, 22.4 लीटर ऑफ O2, 4 लीटर ऑफ O2 obtained from 2 into इतना ग्राम ऑफ H2O2 देयरफॉर 30 लीटर। तो इतना ग्राम से इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सैंपल कंटेंस इतना ग्राम, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, ग्राम पर लीटर, तो उतना ग्राम पर लीटर हो गया इसका स्ट्रेंथ। इस तरह से हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बोतल में मान लीजिए बोतल है, बोतल के सैंपल पे लिखा हुआ है, ये तो कोटेड रहता है बोतल, यहाँ 10 वॉल्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, 10 वॉल्यूम मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 gives 10 लीटर ऑफ O2, 10 लीटर ऑफ O2। जो सिंबल रहेगा दिया हुआ वही, मान लीजिए अगर दिया हुआ है बोतल में, ऐसे बोतल है, अब बोतल में लिखा हुआ है आपका 20 वॉल्यूम, तो 20 वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया 1 लीटर ऑफ H2O2 gives 1 liter of H2O2 gives 20 liter of O2 at STP। जितना इंडिकेट किया, एट STP दे दीजिए, एट STP जितना इंडिकेट किया हुआ रहेगा, मतलब वही उसका क्या होता है, उतना समझना है कि उतना 1 लीटर में उतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो वो जो सिंबल रहेगा उसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। एक न्यूमेरिकल है, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ए
10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो ये तो सब में लिखाना है। H2O2 डिसोसिएट होगा H2O प्लस O2 में, तो 68 ग्राम H2O2 गिव्स 22.4 लीटर O2 एट STP। इसका मतलब 10 वॉल्यूम का मीन्स क्या हुआ? 10 वॉल्यूम मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स 10 लीटर ऑफ O2 एट STP। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 लीटर ऑफ, है ना, नहीं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ O2 at STP obtained at STP obtained from 68 gram of H2O2. Therefore 10 liter of O2 obtained at STP 68 into 10 by 22.4। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, नंबर नहीं दीजिए इतने में, तो ये है परसेंटेज कर रहा था ना, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इतना ग्राम निकला, इतना ग्राम तो 10 लीटर में है। नहीं, हम लोग जो निकाले ये निकला कितना, 10 लीटर के लिए। तो इसका मतलब ये जितना निकलेगा तो ये निकला कितना, 10 लीटर, मतलब 10 लीटर कितना है, 10 लीटर है 1 लीटर H2O2 में, यानी 1 लीटर 10 लीटर तो O2 निकला। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 कंटेंस, इसका सॉल्व करना होगा। मोबाइल कहाँ पर है, मोबाइल पास में नहीं है। अच्छा मोबाइल लेने दीजिए तब इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना, 680 बाय 22.4, तो 66, तो ये हो जाएगा 30.35 हो जाएगा, 30.35 ग्राम। तो इसका मतलब क्या, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 कंटेंस 30.35 ग्राम ऑफ, नहीं 30 ग्राम ऑफ H2O2, ग्राम ऑफ H2O2। तो देयरफॉर निकालना होगा ना, देयरफॉर स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में अगर निकालते हैं, 1 लीटर इतने निकल गया, एक तो ग्राम पर लीटर में निकलना है, तो ग्राम पर लीटर में लेकिन कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में क्या करना होगा, तो परसेंटेज में आपका कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, तो निकाल सकते हैं इसको, एक मिनट। तो स्ट्रेंथ इसका हो गया 30 ग्राम पर लीटर 1 लीटर में। तो परसेंटेज कहता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, 100 ml में, लीटर में नहीं होकर के 100 ml में। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3.035
ग्राम पर 100 ml हो गया। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब यही हो गया, यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना निकला, करीब करीब 3% हो जाएगा, तब 3 या 3.035% हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया आपका न्यूमेरिकल। इसी तरह का पूछेगा, कभी परसेंटेज स्ट्रेंथ में पूछेगा, कभी ग्राम पर लीटर में पूछेगा। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है। ठीक है, यही सब टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, और इस तरह से आपका H2O2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको केयरफुल होकर के देखिएगा, सब लिख दिए डिस्क्रिप्टिव में, और केयरफुल होकर जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ इसका आइडिया लग जाएगा। मेन इसका इक्वेशन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका इक्वेशन देखिएगा H2O2 का। तो हम लोग पढ़ लिए इसका बेसिक कंसेप्ट, क्या क्या पढ़ लिए, इसका प्रिपरेशन कर पढ़ लिए बहुत मेथड से, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़िया से पढ़े। उसके बाद इसका स्ट्रेंथ निकालने पड़े, यूज पढ़ लिए। तो इसका करीब करीब हर चीज़ कवर कर दिए हैं वीडियो में। तो अब आप लोग इसको केयरफुल होकर के देखिएगा, और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम क्वेश्चन अब आप का इससे IIT मेडिकल का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, न्यू वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा IIT और मेडिकल पैटर्न का। ठीक है, थैंक यू।